वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 26 दिसंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें स्टेट लेवल के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे पीटी फैक्ट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर कीजिए और जो कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, साथ ही साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो और भी उत्तराखंड, सभी स्टेट पीसीएस के आपको टेस्ट अवेलेबल है बहुत ही लो प्राइस में और वैरायटी के आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल है। कोई अगर 99 रुपये का भी टेस्ट देना चाहता है वो भी अवेलेबल है, कोई 999 का भी टेस्ट देना चाहता है वो भी अवेलेबल है। बस टेस्ट की संख्या उसमें अंतर हो जाएगी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर 999 का टेस्ट आप लोग ज्वाइन करते हैं, लगभग 1800 के आसपास आप लोगों को टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, जो होलिस्टिक सभी टेस्ट को, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट को शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस संबंधित की नोट्स प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आपको ऐप पर ही अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ टारगेटेड बैच का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, वो उसके लिए भी ऐप की जरूरत पड़ जाएगी। और साथ ही साथ जीएस कैप्सूल जो सीरीज चल रहा है 2.0, उसके भी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको ऐप की ही जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग क्या करना, ऐप पर सारे पीडीएफ दिए जाते हैं तो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन ग्रुप एक बना हुआ है सभी लोग स्टूडेंटों का, जहाँ पर दैनिक जागरण से रिलेटेड जो प्रश्न पीटी फैक्ट पूछा जाता है वहाँ पर शेयर करते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को देखिए, दैनिक जागरण जो आप लोग को कराया जा रहा था कुछ महीनों से, उसका असर अब आप लोग को देखने को मिलेगा। अब जो भी टॉपिक आ रहे हैं इधर कुछ दिनों से, सभी रिपीटेड टॉपिक आ रहा है जिसमें आप लोगों का की नोट्स पहले ही बन चुका है। तो अब क्या करना है, केवल अप टू डेट जो न्यूज़ है उसको एक बार देख कर आगे बढ़ के चलना है। उसमें जो भी आपको पहले का न्यूज़ है उसमें ऐड करते चलना है। तो वो कैसे है अब देखिएगा, अभी जस्ट पता चल जाएगा। 2-3 न्यूज़ को हम पहले कवर करेंगे जो आज का न्यूज़ है, उसके बाद देखिएगा। तो दैनिक जागरण लगातार जो कर रहे हैं उसके लिए अब समय की बचत कैसे होती है देखिएगा, अब समझ में आएगा आप लोगों को कि मैं क्या बातें, किस बातों को लेकर आगे बात करता था, किन मुद्दों को लेकर चीज़ों को कवर करता था, ताकि जब भी प्रश्न उससे आए तो आप इजी वे में चीज़ों को कवर कर सकें। तो चलिए अब देखेंगे। देखिए, कल प्रधानमंत्री मन की बात 2022 में उपलब्धियों का वर्ष रहा, उसके संदर्भ में बात की उनके द्वारा किया गया। और मैं आप लोगों को क्या बोला था, एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है, तो मन की बातों में की गई सरकारी योजनाओं के बारे में कोई उपलब्धि है, मॉडल राज्य की बात की जाती है, रोल मॉडल की बात की जाती है, इसके लिए आप लोग को मन की बात सुननी चाहिए सभी एस्पिरेंट के लिए। मैं लगातार आपको बोलता हूँ और मैं इसे सुनता हूँ, इससे देखिए बहुत सी चीज़ें आप लोग को सरकार की योजनाओं के बारे में पता चलेगा, सरकार किन किन मुद्दों पर अपने विचार रख रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार है ना, सरकार के अंग है, तो इनके द्वारा बोली गई बातों को सरकार के कार्यहीकरण को समझा जाता है ना। इसलिए मन की बात आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एस्पेरेंट है अर्थात जो अभ्यर्थी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही, देखिए होता क्या कि 30 मिनट का वीडियो रहेगा, आपको बातें रहेगी, सुनने को मिलेगा, उसको फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग सुन सकते हैं। देखिए एक्चुअली समस्या ये है ना कि आप किन किन मुद्दों से आप है ना अपना आंसर निकालते हैं, प्रश्न निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इसी के क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको है ना उन सरकारी योजनाओं को स्पष्ट करती है जो सरकार के नज़र में है, और जो सरकार के नज़र में वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी में देखिए बात की गई 96 एपिसोड में, 96 जो एपिसोड हुआ है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जयंती के बारे में उनके द्वारा याद किया गया, एक टॉपिक इनके द्वारा लिया गया था। दूसरा कि गोवा में विश्व
आयुर्वेद कांग्रेस का उल्लेख इनके द्वारा किया गया, तो यह क्या है, इसके संदर्भ में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है पीटी फैक्ट, तो आपको ये सब चीज़ें कवर, और इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो प्रश्न आप लोग बताइएगा, जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का अधिवेशन है, ये कौन से क्रम का है, कौन से क्रम का अधिवेशन था विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का। फिर इसके बाद लास्ट जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन के तौर पर। इसमें देखिए 40 से अधिक देशों ने, प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया, तो ये आयोजन यहाँ पर किया गया। देश, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर दो चीजें बात की गई है। देश में जो है 2025 तक टीबी मुक्त देश को करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले यह लक्ष्य कितना था जिसे बदल कर 2025 किया गया, ये पहले क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। और सभी पर चर्चा पहले हो चुकी है, किसी भी मुद्दे पर ऐसी बातें नहीं कि पर चर्चा नहीं हुई है। तो 2025 पर क्या है कि आप लोग बताइएगा, लक्ष्य जो निर्धारित किया गया 2025, इससे पूर्व इसका लक्ष्य क्या था। वर्ष 2022 का टीबी दिवस जो मनाया जाता है उसका थीम क्या है, थीम क्या है बताइएगा। तीसरा, जो टीबी मुक्त का स्लोगन क्या है, टीबी मुक्त जो घोषणा की गई है, लक्ष्य बनाया, उसका स्लोगन है, और किस मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। वर्तमान में टीबी के संबंधित जो डाटा हाल में कौन सा रिलीज किया गया है, ये सारे प्रश्न के संदर्भ में आपको उत्तर दे देना है कमेंट सेक्शन में। और इस पर विस्तृत चर्चा मैंने पहले कुछ दिन पहले ही किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर आएगा। और जो लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, उस वीडियो को देखा होगा, उसके एनालिसिस को देखा, उनको कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर इसमें देखिए चर्चा किया गया मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा कि साहिबजादा जो जोरावर सिंह थे, फतेह सिंह थे, माता गुजरी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता वीर बाल दिवस के मौके पर। तो वीर बाल दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। इस पर भी मैंने चर्चा किया था। 16 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में समर्पित कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला था। तो ये कब से प्रारंभ हुआ है, यह किनसे संबंधित है, अर्थात जो वीर बलिदान दिवस है किनसे संबंधित है या कब से प्रारंभ किया गया है। तो ये दो प्रश्न आप इनसे बताना। देखिए कुल मिलाकर 7-8 प्रश्न आपको मिल गया, जो पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए अब पूछा भी गया है, बलिदान दिवस पूछा जा चुका है, टीवी पूछा जा चुका है, पीसीएस एग्जाम में बहुत जगह। तो आप लोग को ये सब चीज़ें कवर करनी है ताकि आप लोग को कवर हो सके। देखिए इसी में एक और भी न्यूज आप लोग को आया, सेवानिवृत्ति आयु के बढ़ाने के काम नहीं करने वाले जजों की सेवा बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया गया, बयान दिया गया है। आपको मैं लगातार बोल रहा हूँ ना, इस बार न्यायपालिका से प्रश्न आपको यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। मेंस के क्वेश्चन में जरूर होगा, पीटी में तो प्रश्न होगा ही होगा, पर मेंस में भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगातार कॉलेजियम के बारे में चर्चा हुआ। और इस पर कॉलेजियम में मैं अभी तक 4 से 5 एनालिसिस कर चुका हूँ, अलग अलग डायग्राम से, डायलेमा से। तो आपको क्या करना है, की नोट्स कवर करते चलना है। आप लोगों को पता होगा, जो भी पुराने स्टूडेंट उनको पता होगा कि कब कब मैंने इस पर न्यूज़ एनालिसिस किया। नए स्टूडेंट को क्या करना है, नए स्टूडेंट को करना क्या है कि प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ यूट्यूब, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा युक्तिया, इसमें वहाँ पर लिंक शेयर किया जाता है टॉपिक का। कौन सा टॉपिक, मान लीजिए आज 26 तारीख है, तो आज का कौन सा टॉपिक कवर किया गया एनालिसिस में, इसी तरह 25 दिसंबर का कौन कौन सा टॉपिक, तो टॉपिक लिस्ट शेयर किया जाता है और वो पिन किया हुआ रहता है टेलीग्राम पर। तो आप वहां से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, पर आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी में देखिए बात की गई है कि क्या, कि अब आयु सीमा अगर बढ़ा देते हैं सेवानिवृत्ति का, तो वर्तमान में कितनी आयु सीमा है आपको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, अन्य जज सुप्रीम कोर्ट में, उनकी उम्र सीमा क्या है ये बताइएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उम्र सीमा क्या है, रिटायरमेंट का, सेवानिवृत्ति का, और अन्य न्यायाधीश की उम्र सीमा क्या है, सभी पर पहले मैं चर्चा कर चुका, इसलिए उम्मीद है कि इस सब का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में। देखिए क्या है कि इसमें बात हुई है ना कि जो जो समस्या है कि जजों के नियुक्ति नहीं हो पा रही समय पर, या तो फिर जजों की नियुक्ति में देरी हो रही है, अतिरिक्त बोझ अन्य न्यायाधीशों पर, तो उसको कम करने के लिए किया जा सकता है। एक विकल्प दिया गया था कि इनकी उम्र सीमा बढ़ा दी जाए, और उसमें हम लोग है ना, उसके जो अतिरिक्त समय मिलेगा उसमें बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी जो है
उस पर मैंने आप लोगों को इसके लिए भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने काम नहीं करने वाले जजों की सेवा में विस्तार मिल जाएगा, ये बातें की गई थी। इसी की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबिता उपायों के साथ उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का विचार किया जाएगा, इस पर बात हो रही है। और देखिए यहाँ पर संसद में जो हमारे कानून मंत्री उनके द्वारा कहा गया कि संसद द्वारा बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इनके द्वारा यह कहा गया। देखिए हाल ही में न्यायिक विभाग, कार्मिक विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय समिति के सामने यह प्रेजेंटेशन दिया गया था, अर्थात यह विचार दिया गया था कि इस पर कुछ किया जा सकता है, उम्र सीमा बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इसी में जो बातें की गई थी, मैं हाल ही में इस कमेटी की चर्चा भी किया था, और जितने भी संसद की स्थायी समितियां होती, तदर्थ समितियां, तो सभी पर मैंने चर्चा किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वो किस दिन किया गया था, कितने लोगों ने न्यूज कवर किया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि जो मैंने आप लोगों को समिति के बारे में चर्चा किया था, अस्थाई समिति, संसद की अस्थाई समिति, तदर्थ समिति, उसमें सभी डायग्राम पर चर्चा किया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि नए स्टूडेंट होंगे उनको लाभ हो जाए, उससे उनको पता चल जाए। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बता दिए किस दिन के क्लास में ये कवर हुआ था। तो उसमें ये बातें की गई थी, आयु बढ़ाने की संभावनाएं सहित न्यायिक प्रक्रियाएं और संसाधनों विवरण शामिल था। इसके विचार में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के कुछ अनुपयुक्त मामलों सेवा की अवधि बढ़ाई जा सकती। इसके चलते बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले या खराब प्रदर्शन करने वाले जजों की जो सेवाओं का जारी रखना पड़ सकता है। तो ये दोनों तरफ से अपना विचार दिया था कि बढ़ाने के लिए अनुपयुक्त जो मामला है उसके लिए बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ अगर ऐसा करते तो क्या होगा कि जो कार्य बेहतर नहीं करता उनकी उम्र सीमा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने उस दिन भी बोला था कि समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब न्यायपालिका और विधायिका दोनों एक मंच में एक साथ आकर समस्या के वास्तविक निदान की ओर बढ़ेंगे। जब मान लीजिए न्यायपालिका बोलेगा ये पॉजिटिव पॉइंट है, विधायिका बोलेगी ये पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसे ही न्यायपालिका बोलेगी नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव पॉइंट, तो दोनों के परस्पर क्रॉस वेरिफिकेशन से क्या होगा, इन चीज़ों में बेहतर विकल्प हम लोग लेकर आएंगे। नहीं तो होगा क्या, हम कमेटी के पास भेजेंगे, जज जो न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश जो समूह है वो इसे अस्वीकार करेगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे बर्खास्त कर देगी उस निर्णय को। तो इससे बेहतर है कि एक टेबल मंच साझा किया जाए, जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था ना, वैसे ही हम लोग एक सम्मेलन आयोजित करके इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नहीं तो चीज़ें ऐसे ही डिस्प्यूट के केंद्र बने रहेंगे। देखिए चीन और पाक सीमा पर तैनात होगी परले मिसाइल। परले मिसाइल को हाल ही में 2-3 दिन पहले ही मैं कवर किया हूँ। हो सकता है 21 या 22 के न्यूज़ में होना चाहिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पर 13 दिसंबर 2022 के न्यूज एनालिसिस में भारत चीन के आपसी संबंधों की चर्चा मैं किया हूँ। उसके सीमा विवाद क्या है, जिसमें सारे सीमा विवाद की चर्चा की जा चुकी है। उसमें फिर उसके बाद भारत चीन के बीच किन किन चीज़ों को लेकर मुद्दे बने हुए। फिर उसके बाद मैंने आपको एकीकृत जो मिसाइल प्रणाली हमारा है देश का, जो योजना लाया गया उसके संदर्भ में भी मैं चर्चा, क्यों स्वदेशी तकनीकों को डेवलप किया जाता है, नीति क्या है भारत सरकार की, सभी पर मैं न्यूज़ कवर किया हूँ। तो जो भी पहले के न्यूज़ देखे होंगे की पॉइंट, तो उसको उनको क्या करना है, केवल यह जो परले तैनात किया गया है तो उसके लिए कितने रक्षा मंत्रालय ने 120 परले बैलिस्टिक मिसाइलों को ऑर्डर दिया, खरीदने की मंजूरी दी है। बस उसमें जाकर मिसाइल टेक्निक वाले पार्ट वाले में जो न्यूज एनालिसिस किया गया था उसमें ऐड कर देना। बाकी कहानी आपको चीन सीमा विवाद वाले टॉपिक को सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसे देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है। और परले मिसाइल जो स्वदेशी तकनीक डेवलपमेंट प्रोग्राम है डीआरडीओ का, और भी जो संस्थाएं काम कर रहा, अग्नि 5 जो मैं पटना थ्योरी आप लोग को दिया हूँ, PATNA पटना थ्योरी दिया हूँ, उसमें बस क्या करना है कि परले जो है, परले मिसाइल का जो वो कॉन्सेप्ट दिया उसके नीचे आप लोग को ये ऐड करते चलना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दैनिक जागरण को रेगुलर कीजिए, आपके बहुत समय आने वाले समय में बचा देगा, यानी आपका ना रिजर्व ऐड करेगा समय का, तो आप उसके बाद है ना अतिरिक्त काम कर सकते हैं। अब इस पर विशेष ध्यान देने के लिए, अब भारत चीन सीमा क्या है इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। परले या मिसाइल या तो भारत का जो डीआरडीओ प्रोग्राम है, पटना कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको एक बार रिवाइज किया, अभी तक लगता है 2-3 बार तो ऐसे ही रिवाइज हो गया, तो लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए पटना कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बताइएगा।
यार, पटना कॉन्सेप्ट क्या है, मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे बताइएगा। मिसाइल जो स्वदेशी तकनीक है उसमें पटना एक कॉन्सेप्ट है ना, तो आप बताइएगा। तो आप लोग रिवाइज रेगुलर होता चलेगा, तो इसलिए समय की बचत होगी, उसे आप लोग कवर करते चलना है, और भी कुछ नहीं है। देखिए, तो इन सभी गलियारों के बाद चीन का जो विदेश मंत्रालय वो क्या बोल रहा है अब, कि हम है ना भारत के साथ है क्या कर सकते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। जो चीन चीन के विदेश मंत्री हैं यांग यी, उनके द्वारा कहा गया। चीन विदेश मंत्री यांग यी ने कहा है कि उनका देश द्विपक्षीय संबंधों का स्थायी सुधार के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दोनों देश सीमावर्ती इलाकों स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि चीन चीन है ना तभी सुधरेगा जब हम उनसे बेहतर तालमेल को स्थापित करेंगे। दो तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। एक, मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर तरीके से कवर करना है, उसमें हम जितना जल्दी सशक्त होंगे उतना बेहतर हमारे देश के लिए होगा, एक मैंने बात किया था। दूसरा, क्विक रिस्पॉन्स हम लोग को देना होगा। जैसे ही सीमा पर कोई विवाद होता है उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स सेना के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर, कूटनीतिक तौर पर भी हमें देना होगा। तो वर्तमान जो सरकार है ये दोनों मुद्दे पर बेहतर काम करे। इसलिए देखिएगा चीन है ना भारत के मुद्दे पर आपको हमेशा है ना बैकफुट पर नजर आएगा। आपने कभी भी वो तवांग का मामला हो या तो गलवान घाटी का मामला हो, कुछ दिन हड़प झड़प के बाद है ना, झड़प के बाद कुछ झड़प के बाद कुछ दोनों सेनाओं के बीच आपसी जो तानातानी होता है, उसके बाद देखिए कुछ दिनों के बाद चीन है ना बैकफुट पर हो जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि अगर हम लोकतांत्रिक देशों में भी अगर चीन अपनी जो जो अवसरवादी नीतियों को, विस्तारवादी नीतियों को थोपने का प्रयास करें, विश्व समुदाय उसके लिए अलग नजरिया बनाना शुरू कर देता है। इसलिए सीमा विवाद को इसलिए वो खड़ा करता है कि लाइमलाइट में आए, आंतरिक जो विरोध हो रहा है उसको रोका जा सके या देशभक्ति की भावना जगाया जा सके, ये मूल कारण उसका रहता है। पर जैसे ही भारत के लिए रिक्लिएट कर देता है या विरोध कर देता है ना, वो बैकफुट पर आकर चीजों को सॉल्व करना चाहता है। नहीं तो होगा क्या, देखिए भारत की सीमा है, भारतीय सीमा है, इसके बाद चीन का सीमा यहाँ है, तिब्बत है, नेपाल है, यहाँ है ना भारतीय सीमा है, चीन की सीमा है। इसके बाद बहुत से देशों के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है। कभी भी देखे इन देशों के संदर्भ में, ताइवान का मामला हो, जापान के मामला हो, या तो इस प्रकार के अन्य उसके 9 देश जो दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में देता है, क्या उसके उन देशों के संदर्भ में कभी भी आप देखें कि बैकफुट के दौर पर रहा वो, इन्हें चलिए हम आपके साथ चीजों को सॉल्व करते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि वो सभी देश भारत जैसा लोकतांत्रिक देश नहीं है। अगर भारत पर कभी भी तुम या कोई देश, पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई और देश आक्रमण करेगा ना, कभी भी करेगा, तो सबसे पहले कटघरे में वही होगा। क्यों? क्योंकि भारत की जो पूरा पूरा प्राचीन काल से जो कॉन्सेप्ट है या प्राचीन विचारधारा जो पहले से रही है, वो शांति समृद्ध देशों के रूप में रही है ना। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और आज का विश्व इसे बेहतर भली भांति समझता है। अगर आप इसके भूमि पर आते हैं, किसी प्रकार विवाद करना खड़ा करते हैं ना, आप पहली दृष्टिया में आप ही दोषी समझे जाएंगे। इसलिए ये सब चीजें आप समझिएगा कि भले हम लड़ाई झगड़ा बाद में करेंगे, चीजें अलग होंगी, उसके एस्पेक्ट अलग होंगे। अब मान लीजिए रूस और यूक्रेन का मामला समझ लीजिएगा, रूस यूक्रेन का मामला यहाँ समझिएगा। रूस यूक्रेन के जगह पर आप है ना यूक्रेन और रूस में देखिएगा, रूस हमेशा आपको अभी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ना, और यूक्रेन यूरोप की कंट्री पर, यूक्रेन मान लीजिए इंडिया पर भी हमला कर देता है, तो देखिए जो यूरोप की कंट्रियां यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है ना, वो ऑटोमेटिक भारत के बिहाफ में चलने आने लगे। क्योंकि लोकतांत्रिक देशों का सुदृढ़ीकरण जो भारत लेकर चल रहा है या विचार लेकर चल रहा है, वो विश्व में अलग है, अलग तरीके से इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। इस चीज को समझिएगा। और वर्तमान पहले का 50 साल या 40 साल का कॉन्सेप्ट तो नहीं ना है कि विश्व उस समय अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को समझ रहा था, भारत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को समझ रहा था। तो ये चीज समझने को होगा कि जैसे ही हम रिक्लिएट करते चीनी सीमा पर ना, तो बैकफुट पर वो आ जाएगा। और मैं उस दिन भी बताया था कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप केवल क्या कीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सही कीजिए, उस पार्ट को। जैसे ही हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें चीन भी उसी गुण और गुणवत्ता के साथ एक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्रोडक्ट है, भारत भी बना रहा है एक्स प्रोडक्ट को,
तो देखिएगा विश्व समुदाय क्या करेगा, भारत के प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेगा, क्योंकि यह एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं चीज़ों को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए ना कभी भी विवाद के बारे में चर्चा हो ना, तो हमेशा चीन भारत के बैकफुट में रहेगी। सोच के देखिए, तिब्बत के मामले में लगातार डिस्प्यूट रहा है, उसके जो भी चीन उसके विद्रोही को मानता है, दलाई लामा को विद्रोही मानता है। अगर बस चलता दूसरे जगह पाकिस्तान रहता या अन्य कोई राष्ट्र में रहता ना, तो अलग तरीके से वो दावे प्रस्तुत करता। भले भले तिब्बत के मामले में चीन के जो दलाई लामा है, जो भारत में शरण लिए हुए हैं, तो शरण लेने में वो विरोध प्रदर्शन करता है, पर रिप्लिएट उस तरीके से नहीं करता, तीव्र रिप्लिएट नहीं करता, तीव्र विरोध प्रदर्शन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। भारत के साथ चीज़ों को अगर कोई भी डिस्प्यूट खड़ा करना चाहता है, तो उसके पहले उसका नुकसान उसी का प्रथम दृष्टया उसी का नुकसान होगा। इसलिए देखते होंगे आप, लगातार देखिएगा, अभी तक के इतिहास देखिएगा, 62 के बाद 1962 के बाद की स्थिति देखिएगा, और 91 के बाद की स्थिति देखिएगा, और 2014 के बाद की स्थिति देखिएगा। 92 में 62 से पहले तो क्या था कि भारत और चीन संबंध बेहतर तरीके से चल रहे थे, चीनी भाई भाई। 62 से 91 के बीच स्थितियां रिलेट हुई। चीन हमेशा दबाव में रहता था, चीन हमेशा दबाव दिए रहता था भारतीय सीमाओं पर। साथ ही साथ उस दौर में चीन अपना उदारीकरण, अपना उन्नतीकरण कर रहा था, तो अपने कार्यों में व्यस्त था। 91 से 2014 में देखेंगे 2-4 मामले ऐसे आए थे जहां पर वापसी डिस्प्यूट हुआ था। 14 के बाद फिर पुनः इसका आगमन हुआ, क्योंकि यह देशभक्ति के मामलों में अपना जो क्षेत्र है, हम भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, तो डिस्प्यूट तो सीमा पर होगा ही ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पर 14 के बाद स्थिति बदली। तो 14 के बाद आप लगातार देखते होंगे, जब भी विवाद होता है तो बैकफुट पर कौन आ रहा है, कि लास्ट में चीन ही बोल रहा है कि नहीं, हम आपके साथ बेहतर तरीके से साझा रणनीति करेंगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट वही है। तो चीज़ें समझिएगा। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ पहले, आप उस चीज़ को जाकर 13 दिसंबर के न्यूज़ में ऐड कर दीजिएगा, ताकि आपका सारा आंसर कंप्लीट हो। देखिए, अब भारत वो स्थिति में नहीं है जो पहले हुआ करता था। जिस तरीके से अब भारत की बात विश्व सुन रहा है, समुदाय सुन रहा है, तो चीन को भी सुनना पड़ेगा ना। वही चीज़ें यहाँ पर है। देखिए, एक पीटी फैक्ट आपको यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। 4 वर्षों में 538 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद, 200 हिंदी में अनुवाद हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। जो अनुवाद के संदर्भ में बातें की जा रही है, उनके जो डिसीजन होंगे उनके संदर्भ में। तो देखिए यहाँ पर बात है, पिछले 4 वर्ष में 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। अर्थात घोषणा के तो पहले इंग्लिश में हुआ करता था, जो भी निर्णय होता था, जो भी आपको चीज़ें हो रही है, वहाँ पर हेयरिंग होती थी, जिरह होता था, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे, अर्थ किसी भी केस को लेकर जिरह जिसे कहा जाता था, उसमें वो इंग्लिश से हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अब क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में फैसलों को देना है, और जो भी है ना, हम क्षेत्रीय भाषाओं में भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 2019 में यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 वर्षों में लगभग 538 फैसलों पर हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। तो यहीं पर देखिए, हालांकि फैसले जो है लगातार गिर रहे हैं। अनुवाद के जो फैसलों का अनुवाद है वो गिर रहा है। 2019 में सबसे ज़्यादा 209 हुआ था आपको। उसके बाद 2020 में क्या हुआ, 142 हुआ, 21 में 100 हुआ, 2022 में सिर्फ 82 फैसले अनुवादित किए गए। तो हालांकि ग्राफ देखिए गिर रहा है, पहले ज़्यादा हुआ था, गिर रहा है, ऐसे ग्राफ जा रहा है। पर यह बात ये नहीं है, बात पीटी फैक्ट आपको ये समझनी है कि कार्य पद्धति में जो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि पीटी फैक्ट के रूप में किन किन भाषाओं का अनुवाद हो रहा है। पहले तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के विषय बहुत से विषयों श्रेणी में फैसले देते हैं, जिनमें से 14 विषय श्रेणियों फैसले 14 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किए जाते हैं। हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, बंगाली और उर्दू। तो इनका नाम याद रखिएगा, इन 14 भाषाओं में अनुवादित करें। 2-3 प्रश्न आपको उत्तर यहाँ से देना है। जो भाषाओं का 22 भाषाओं का जो संग्रह किया गया है, वो कौन कौन भाषा है, जो किस अनुसूची में भाषाओं को संरक्षित किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत भाषा के विकास के लिए बात की गई है, ये सब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
अब ये सोचते होंगे आप लोग, ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है यह क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदू में, इंग्लिश में ही क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्टों में ऐसे मांग बराबर उठ रहे हैं कि आपको फैसले जो देने हैं वो हिंदी में या तो उनके क्षेत्रीय भाषाओं में दीजिए। देखिए, विधि का शासन जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश वेशभूषा, ब्रिटिश अनावरण, ब्रिटिश वातावरण से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर क्या होता है कि जो भी वहाँ पर देखते होंगे ना, यहाँ अगर बनाया जाए, देखिए ऐसे आलेख, तो अगर जाइएगा कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं ना, तो इस ऊंचे दर्जे पर बैठे रहते हैं जज, और वहाँ विक लगा के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे करते थे, नीचे यहाँ पर बैठा रहता था जो भी जिरा करना या जो भी संबंधित विवाद का व्यक्ति है वहाँ बैठा है। तो हमेशा इसको क्या बनाया गया था, ऊंचा बनाया गया था उसके पद से, अर्थात न्याय कर रहा है, न्याय का पद ऊंचा होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। उसमें एक कटसी नजर आता था आप लोगों को, तो क्या होता था कि अंग्रेजी के फैसले आने से लोग, जो आम लोग है ना, आम लोग कभी जुड़ ही नहीं पाते थे, क्या फैसले दिए जा रहे, क्या सुनवाई हो रहा था। अब जज वकील बीच में वार्ता कर रहा है किसी मुद्दे को लेकर, आईपीसी फलना ठिकाना बहुत सा चीज वो बात करेगा, इंग्लिश में कर रहा है, तो होता है जो उस व्यक्ति, उस केस से जुड़ा व्यक्ति भी नहीं समझ पा रहा है कि भारत में तो आम अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा थी शुरुआत में ना, अभी न कुछ संख्याएं बढ़ी हैं, 2011 के आसपास के आंकड़े जो आए हैं, जहां पर अभी भी बहुत से लोग जाएंगे तो इनको हिंदी ही समझ में आती है या क्षेत्रीय भाषा समझ में आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो क्या है, तो खुद को कटा हुआ महसूस करता था। न्याय तो होता था, न्याय तो होता था, पर न्याय सदृश नहीं दिखता था, अर्थात वो व्यक्ति अपने आप को उस न्याय से जोड़ नहीं पाता था। तो समझ के देखिए, बहुत से डिस्प्यूट होते थे, विश्वास न्यायपालिका पर कहीं न कमजोर होती है ना। अब मान के चलिए मेरा कहीं जाना है, अब मैं, मेरा विवाद कहीं हो, मेरा केस सही चल रहा है, अब मैं हिंदी ही समझ पाता हूँ मान के चलिए, अब मेरा तेलुगु में जाके या कन्नड़ में जाके मेरा फैसला हो रहा है, तो मैं कभी समझ पाऊंगा मेरे बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं, या तो फिर जो जो वकील है क्या मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं सब चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, अब मेरे बारे में सुनवाई हो रहा है, पता नहीं कौन कहानी लोग पढ़ रहे हैं, अपने अपने मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, व्यक्ति जो जुड़ा है, जिसका केस है, उसको हक है अपने से संबंधित विवाद के बारे में जिरह को सुनने का। तो इसलिए कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा था कि बहुत दिनों से हम लोग ये सब चीजें डिस्प्यूट के तौर पर देखें, और न्यायपालिका में हमेशा सुधार की बात की जाती है, तो ये भी एक सुधार का पार्ट है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर जरूर बताइएगा कि न्याय केवल न्याय नहीं होना है, न्याय सदृश दिखना भी है, अर्थात न्याय केवल जज है ना, दे नहीं, उसे ना उस व्यक्ति के साथ जुड़ा होना चाहिए, सदृश दिखना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग बताइएगा, इसके पीछे का कारण यही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो नई नीति था इस पर भी मैंने चर्चा किया था, जो जब वायु प्रदूषण आया था उसके संदर्भ में नई प्रोजेक्शन जो नीति थी, देखिए दिल्ली सरकार एग्रीगेटर नीति जो लाई थी, उसी में आपको मार्च 2023 तक लागू हो सकती है, इसका डेडलाइन रखा गया है। तो पीटी फैक्टर तो आपको ये पहले याद रखना है कि कब तक ये दिल्ली सरकार एग्रीगेटर नीति को अंतिम रूप देगा, मार्च 2023 तक लागू करने का प्रयास है। तो इसमें कुछ कुछ विशेषताएं बताई गई, तो आपको क्या करना है, जिस दिन मैंने आप लोगों को वायु प्रदूषण दिल्ली में पढ़ाया था ना, तो नई एग्रीगेटर नीति आपको ऐड कर लेना है, ठीक ना, उसमें जाके, और विशेषता यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो पेपर में दिया हुआ कम से कम उसको भी लिख लीजिएगा ना, तो उससे भी आपको बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएगी। और इतना याद नहीं होता मैं जानता हूँ, पर कुछ पॉइंट तो याद हो ही जाएगा ना, महत्वपूर्ण एग्रीगेटर नीति, और प्रश्न यहीं से ही पूछे जाएंगे। तो दिल्ली परिवहन संचालन के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा, कंपनियों के अपने ऐप को स्टेबलाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन की मान्यता प्राप्त करना होगा, अर्थात मान्यता प्राप्त करना होगा। कैब में पैनिक बटन लगवाना होगा ताकि आपात स्थिति में स्थानीय पुलिस संपर्क किया जा सके। यात्रियों के कम से कम 2 लोगों को अपना लोकेशन शेयर करना जरूरी होगा। ऐप के फायरवॉल के निर्माण करना होगा ताकि यात्रियों को पर्सनल डाटा लीक ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं ना, एग्रीगेटर्स नीति के तहत लागू किया जाएगा। इस पर मैंने चर्चा भी पहले किया था, वायु प्रदूषण के संदर्भ में जब हुआ था, विवाद आ रहा था कि वायु प्रदूषण दिल्ली में क्यों है, उसके संदर्भ में उपाय जो बताए जा रहे थे, वहां पर मैंने इसका चर्चा किया था, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि और भी हम लोग इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ सके। देखिए अब आज है ना आप लोगों को क्या मिल रहा है, देखिएगा आज केवल मैं आप लोगों से बोलूँगा ही, बातें करूँगा। आप लोग को आज की नोट्स नहीं मिलेगा, इसलिए कि की नोट्स क्या है कि पहले सारे चर्चा हो चुके, समान नागरिक संहिता भी नीचे हम लोग बात किए हैं, तो समझ में आएगा क्या। पहले आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समय कैसे बचेगा आने वाले समय में। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारा का नाम दिया गया, उसके आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसे देखिएगा। जैसे जिसका नाम क्या है, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक सेकेंड कलर चेंज करने दीजिए। चलिए पृथ्वी से दूर लगभग 3.9210 प्रकाश वर्ष दूर यह तारा है, जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष एजेंसी रजिस्ट्रेशन किया गया, इस पंजीकरण का नाम रखा गया, देखिएगा CX 164008 इसका नाम दिया गया है। तो इसको याद बस ये रखना, किसके नाम पर अभी हाल ही में तारे तारे का नामकरण किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अगर प्रश्न पूछे ऐसे पीटी में, और इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम में। अब देखिए आप लोग को यूपीएससी स्टेट पीसीएस जो भी अभ्यर्थी उनको क्या क्या याद रखना है, इनका कार्यकाल याद रखना है। 16 दिसंबर 1996 से 1 जून 1996 तक रहे थे ये। उसके बाद आपको 1998 से 2004 रहे, और 1977 से 1999 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई में विदेश मंत्री के रूप में ये कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। 16 अगस्त को 2022 को दिल्ली में आपको जो 2016 आपको 18 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जयंती पर 15 दिसंबर को क्या है, हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो किस वर्ष से सुशासन दिवस मनाने का परंपरा शुरू हुई है, और आपको बताइएगा इस साल का थीम क्या है सुशासन दिवस का, इस पर मैं चर्चा भी किया हूँ, तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है पीएम आवास योजना लाभार्थियों की सूची से हटाया गया 5.5 लाख आपको लोगों का। तो बात यह है कि बंगाल में अनियमितता देखी गई, और वहाँ पर देखिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में अगर बातें की जाएंगी तो इसका केस स्टडी के तौर पर आप यूज भी कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए अनियमितता इतनी बढ़ती जाती है, जहाँ पर 5 से 6 लाख का गलत नामकरण हो जाता है, उसको किसी योजना से बाहर किया जाता है। तो ये सब समस्याएं, सॉरी, तो आपको क्या करना, केस स्टडी के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ये समीक्षा के तौर पर ली गई है। और जो जॉब कार्ड है उसमें देखा गया कि जो जॉब कार्ड में एक ही इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या रूल है कि किसी एक व्यक्ति को घर का मुखिया को दिया जाएगा, उसके नाम पर आवास दिया जाएगा। पर देखने को मिला कि हर व्यक्ति, पांचों सदस्य, पांचों के लिए अलग अलग जॉब कार्ड बने हुए। तो यह समस्या देखने को मिली थी बंगाल में, तो सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में जब जांच होगी। फिलहाल ये समझना है कि पीएम आवास योजना से बंगाल में भी कितनी सूचियों को, ये सब केस स्टडी के तौर पर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। पीटी फैक्ट एक और है, आपको याद रखना है कि पीटी फैक्ट के रूप में देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आएगा आपको कि कहाँ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव मनाया गया। तो कर्तव्य पथ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कर्तव्य पथ है ना, इनका नामकरण कब किया गया है। पहले इसको किस नाम से हम लोग जानते थे, हाल ही में मैंने इस पर चर्चा किया। कर्तव्य पथ पर क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया था, उसमें मैंने चर्चा भी किया था। तो याद रखिएगा कर्तव्य पथ को हम किस नाम से पहले जानते थे, और ये क्यों नामकरण इसका किया गया है, सभी पर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब आइए देखिए आज का जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग बात करेंगे। देखिए कल एक न्यूज में ट्वीट किया था, मैंने भी इसमें एक वीडियो कल देखा था, ये बहुत ही आप लोगों को, महिला क्यों इतना उत्पीड़ित होती है, दबित होती है, या स्वयं को कमजोर समझती है, उसका उदाहरण आप लोगों को उस वीडियो से देखने को मिलेगा। हमने कभी भी महिलाओं को है ना, कभी भी सशक्त करने की बात की है ना, कभी भी सशक्त करने की बात की है तो आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात की है। यह एक पक्ष हो सकता है, पर कभी भी हम उनको शारीरिक रूप से सशक्त करने की सार्वजनिक तौर पर कभी भी महत्ता दिया ही नहीं है। उसी का परिणाम है कि कभी भी कोई लड़का या कुछ पुरुष वर्ग उस पर शोषण कर लेता है शारीरिक रूप से, बलपूर्वक से। इस जो आपको मध्य प्रदेश के रीवा का जो वीडियो आया था, वायरल हुआ था,
उसमें साफ देखने के बाद यही असर पड़ता है कि महिला कितनी कमज़ोर है किसी के सामने, किस पुरुष के सामने। ऐसा नहीं कि महिला ही कमज़ोर होगी, पुरुष भी कमज़ोर हो सकता है जब महिला इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन करेगी। बताइए उस लड़के ने, उस बच्चे ने क्या किया है कि एक महिला मित्र को क्या किया, इतनी मारा है लात से, इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, हैवानियत के तौर पर मारा। जब ये ट्वीट मैंने किया, उस पर आया था किसी का ट्वीट, तो उसी पर मैं रीट्वीट किया था। तो वहाँ पर मैंने कुछ बातों को लिखा था कि जब राजनीतिक संस्थाएं और प्रशासनिक संस्थाएं निकम्मी हो जाती है ना, तब समस्याएं यहीं जड़ कर जाती है। और क्या होता है कि देखिए, उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास गया था, जो व्यक्ति था वहाँ के लोकल, जो लड़की के परिवारजन थे, वो जाते हैं थाना में। तो थाना में क्या बोला जाता है, उसको बस खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है, जो लड़का इस पर किया था। पर विरोध हुआ, ट्वीट हुआ, बहुत से ट्वीट लोग किए, बहुत से लाइट में आया। तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डायरेक्ट एक्शन में आते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है, घर उनका गिराया जाता है। अवैध घर था जो, उस प्रकार से गिराया जाता है। समस्या यहाँ ये नहीं है कि किसी का घर गिर जा रहा है, किसी को हम तुरंत क्विक एक्शन पर है ना, उसको रिस्पॉन्स दे के उसका महिला के साथ साथ जो समस्या हुई है, मारपीट हुई है, उसके एवज में न्याय दिलाना चाहते हैं। ये प्रश्न नहीं है। हम तो यही शुरुआती दौर से करे आ रहे हैं ना, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विश्व या तो भारत में इसी प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। किसी किसी भी घटना का हम ना, घटना को लिए दोषी व्यक्ति को दंड देते आ रहे हैं। कभी भी हम लोग सुधार की बात नहीं की। मैंने एक दिन और भी क्लास में बताया था आप लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि समस्या इतनी है, ये बॉन्डी में समस्या है, दर्द यहाँ है, और हम उसका इलाज इधर ढूंढ रहे हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया, एक दिन बताया था ना, आप लोग याद रखिएगा, दर्द यहाँ है पर समस्या हम यहाँ पर इलाज ढूंढ रहे हैं। तो कभी भी मौलिक रूप से इसका समाधान हो सकता है, नहीं हो सकता। हम आज यहाँ मान लीजिए रीवा में इस प्रकार घटना हुई, उससे पहले आफ्ताब की घटना हुई, तो उससे पहले बहुत से, देखिए न्यूज़ यहाँ भी है बगल में, देखिए यहाँ बगल में न्यूज, एक छत्तीसगढ़ में कोरबा में पेचकस से 21 जगह गोद कर युवती की हत्या करी। देखिए कितनी निर्मम घटनाएं हो रही है। रीवा में पीटा गया, आफ्ताब का मामला हो या आपको झारखंड का मामला हो, आज यहाँ ठीक कीजिएगा, कल कहीं और ठीक हो। इस प्रकार की घटनाएं तो कितना सिस्टम में आप ये सब चीज़ों को करिएगा। समस्या का निदान 2-3 चीज़ों से हो सकता है। महिलाओं को इतना सशक्त बनाइए, शारीरिक रूप से इतनी मजबूत बनाइए कि वो है ना, इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में है ना, अपना रिएक्शन दे सके। पहले तो ये चीज़ आपको करनी होगी। ये कॉलिक्रम में आपको, विद्यालय के कॉलिक्रम में आपको शामिल हो, उसके सिलेबस में शामिल करें। महिलाओं को है ना, इस प्रकार आत्मरक्षा से संबंधित चीज़ों को कराने के लिए मैनुअली आपको डेवलपमेंट करना होगा। ये 0 लेवल से स्टार्ट करना होगा। एक दूसरा, कौन सी चीज़ें आपको सुरक्षित कर रही है, उसके लिए आपको ना गहन अध्ययन करवाना होगा आपको मनोविज्ञान से, कि महिलाएं आखिर प्रताड़ित हो रही है तो क्यों हो रही है। इसके लिए गहन अध्ययन, शोध विषय, रिसर्च पेपर डेवलपमेंट, एक अलग थ्योरी पेपर निकालना होगा लोगों को कि हाँ, इस पर कौन कौन से मामले, मान लीजिए आफ्ताब का मामला हुआ, ठीक ना, उसके लिए जो भी मनोविज्ञान के लोग होंगे उस पर रिसर्च करें और उसकी चीज़ों को डेवलप करें, पब्लिक डोमेन में दीजिए, और उसका सर्कुलेशन व्यापक तरीके से होना चाहिए, हर बच्चे तक जाना चाहिए चीज़ें। साथ ही साथ परिवार के स्तर पर अपने पुरुष बच्चों जो मेल है, उस बच्चे को थोड़ा सा ना दायित्व और जवाबदेही सिखाइए। अब हर समय प्यार मोहब्बत में चीज़ें करके है ना, आप उसे ना इस चीज़ से नहीं समझाइए कि हम पुरुषवादी सोच विचार के हैं। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है कि ऐसा कुछ पुरुषों को लगता है कि हम पुरुषवादी विचारधारा में हैं तो समाज का नेतृत्व मेरे ही हाथ में है, तो इस प्रकार से हम कुछ करेंगे ना तो पूरा सोसाइटी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, दोनों समान है, दोनों को समान अधिकार मिला हुआ है, और दोनों को क्या करना चाहिए, इन समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए कुछ मिलजुल कर काम करना है। यहाँ पुरुष और महिलावादी विचारधाराओं का बात है ही नहीं। बात यहाँ है अस्तित्व किस रूप से दोनों को प्राप्त है। तो तीनों स्तर पर काम करने की जरूरत है। पहला तो शोध के स्तर पर कि हम इस प्रकार की घटनाओं से शोध पेपर डिक्लेयर करें और उसके बाद सर्कुलेट करें पब्लिक डोमेन में, ताकि और लोग भी इससे सीख सके और महिलाएं भी सीख सकते क्या खामियां हमारे बीच में है, कि कौन सा व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, वो सजग रहे।
हम लोग नंगी नाच तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर, ट्विटर पर तो कराते हैं, लड़कियां नंगी होके नाचती हैं, उसके बाद उसका पब्लिक डोमेन में वायरल होता है। पर क्या इस प्रकार के शोध कभी वायरल हुए जहां पर सुरक्षा दिया जाता है? और कल वही जो नंगी नाच करती हैं लड़कियां, वही कल अगर किसी प्रकार से अगर विवाद इस तरह का आएगा तो कल वो महिला महिला सशक्तिकरण की बात करेगी कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी घटनाएं हो रही इस प्रकार की, उसके शोध पत्र को है ना, अब कोई वीडियो बना के प्रसारित करे, कोई एनिमेशन बना के प्रसारित करे, उसको वायरल कीजिए सोशल मीडिया पर, ताकि लोग सजग हो सके। दूसरा, आपको क्या करना, मनोविज्ञान के संदर्भ में आपको इस चीज़ों को डेवलप करना है। दूसरा आपको करना क्या है कि परिवार के स्तर पर हमको सुधार करने की जरूरत है। पुरुषवादी और महिलावादी जो विचारधारा है, पुरुष वर्चस्व की जो विचारधारा, उसको कहीं ना कहीं हमें पहले स्तर पर एक महिला ही कर सकती है। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत एक महिला ही कर सकती है, क्योंकि माँ पर प्राथमिक विद्यालय कहलाती है, प्राथमिक शिक्षक कहलाती है। तो उनको अपने बच्चों को, पुरुष बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि जवाबदेहिता कर्तव्य क्या है आपको अन्य लिंग के प्रति, अर्थात महिला लिंग के प्रति, जो फीमेल के प्रति आपकी जवाबदेहिता क्या है, कर्तव्य क्या है। तो ये चीजें आप लोग को समझने की जरूरत होगा, ये व्यापक तौर तरीके से लाना होगा। तीसरा, आपको आपको जो जो विद्यालय परिसर में कैरिकुलम होता है, विशेष सूची होती है, उसमें है ना आत्मरक्षा के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा। और कितने स्कूलों विद्यालयों में ये कॉन्सेप्ट है, स्वयं देखिएगा। महिलाओं को इतना सशक्त, शारीरिक सशक्त बना दीजिए कि कल कोई लड़का उस पर कोई भी घात कर रहा है, अगर मान लीजिए गोदने चाह रहा है एक महिला को पेचकस से, उसको रिलेट करे, उसी को मारे। तो देखिए समस्याएं धीरे धीरे, जब तक विरोध की भावना महिलाओं में नहीं आएगी ना, जब तक वो समझे कि हम शारीरिक रूप से कमजोर है पुरुष से, जबकि ऐसा होता नहीं, जब सबसे ज्यादा सहन शक्ति महिलाओं में होती है। ये बहुत जगह प्रूव, जो ये माँ बनती है उस दौरान, या एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उसमें भी देखने को मिला, महिला शरीर ज्यादा कैपेबल होती है। तो शारीरिक रूप से तो वो मजबूत होती है, पर मन मस्तिष्क में ये बैठा हुआ कि पुरुष पुरुष जो बनावट है वो कहीं कहीं हमसे मजबूत है, इसलिए ये सब चीजें घटनाएं हो जाती है। तो ये सब चीजें हम लोग को सोचने समझने वाली बात होगी। इसको केस स्टडी के तौर पर आप यूज कर सकिए। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे ना इंटरव्यू में, ऐसा क्या कारण है जहां पर इस प्रकार से घटनाओं में पुरुष हमेशा महिलाओं पर हावी हो जाता है, इस प्रकार घटनाएं हो जाती है, उसके पीछे 2-3 कारण यही है। बाकी बहुत से कारण और भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः 3-4 कारण आपको यही दिखने को मिलेगा हर मामले में। कहीं ना कहीं महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर दिखती है विरोध के क्रम में, तो आपको ये सब चीजें सुधारनी होगी। अब देखिए, यह आप लोग को, देखिए न्यूज आप लोग को देखना चाहिए। एक देश एक विधान होना चाहिए, अर्थात समान नागरिक संहिता के बारे में बात हो रही है। इस पर मैंने न्यूज आप लोग को क्या किया, 5 नवंबर, 7 नवंबर, 7 और 31 अक्टूबर को कवर किया हूँ। तो 3 दिन इस पर न्यूज कवर हुआ, और इधर बीच बीच में भी कवर हुआ होगा। पर टॉपिक वाइज 3 डायलेमा से मैंने इस पर न्यूज कवर किया। एक, समान नागरिक संहिता। तो पहले तो इस न्यूज के संदर्भ में इन तीनों वीडियो को आप लोग जो लोग देख चुके होंगे उनको पता होगा। जो नए स्टूडेंट है तो 5 नवंबर, 7 और 31 अक्टूबर के न्यूज एनालिसिस को जरूर जाकर देखिएगा। वहां पर समझ में आएगा कि एक विधान एक देश के लिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं ना एक समान एक नागरिक संहिता को, तो सीधे हम लोग धर्म से जोड़कर देख लेते हैं। अब मैंने भी उस दिन आप लोग को चर्चा किया था तो बताया था कि धर्म और जात से कहीं अलग है एक समान नागरिक संहिता। उसी में एक देखिए आया है आर्टिकल, तो आप इसे देखिएगा क्या है, इस पर मैं चर्चा करता हूँ। कुछ बातें यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर पहले भी जो बातें हैं उसको भी यहाँ दोहराया गया। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो लोग पुराने हैं, कि ये एक नागरिक संहिता जो लाया जा रहा है, इसलिए बात की जा रही है। जो पर्सनल लॉ है उसमें जो डिफिनेशन अलग अलग किए हुए हैं, उसके एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट में डेवलप करने के लिए, नीतियों को निर्माण करने के लिए लाया जा रहा है। जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है कि जो भी विवाह है, तलाक है, वसीयत जैसे मामलों में समानता नहीं दिखती, पर भारतीय संविधान एक समान विधान की बात करता है। तो क्या वास्तविक रूप से हम एक विधान कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, नहीं लेके चल रहे हैं? वहाँ पर तलाक और जो विवाह है, वसीयत जैसे मामलों अलग अलग निर्णय है। उसी में क्या है कि
धर्म और मजहब के पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है। मुस्लिम लॉ में जो शोहर को 4 विवाह की छूट होती है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम है, बहुत से कड़ाई लागू किया जाता है। भारतीय दंड संहिता 494 अर्थात आईपीसी की धारा जो 494 उसके तहत बहुविवाह के लिए 7 वर्ष की सजा दी जाती है। क्या मुस्लिमों में ऐसा कॉन्सेप्ट है? नहीं है। अब इसको धर्म से भी मत जोड़िएगा, नहीं तो होगा क्या कि चीजें कहीं और समझना, आप लोग कहीं और समझ। अभी न्यूट्रल होकर समझिएगा क्यों यह महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में जरूरी है। हम विश्व की बात नहीं कह रहे, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी क्यों है ये आप लोग को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए 4 विवाह करता है, मुस्लिम को हक है पर उसके पर्सनल लॉ से, पर पुरुष को क्या है कि नहीं करेगा तो 7 साल की होगा। तो एक केस मैंने आप लोग को पढ़ाया था, याद है ना, कि जाति धर्मांतरण मंत्रांतरण जो होता है उसमें विवाह करने के लिए मंत्रांतरण कुछ केस आया था। उस केस का नाम आप लोग को याद है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी केस को ध्यान में रख के ये बातें देखिएगा कि यहाँ पर क्या बातें की गई थी, घटना देखी गई थी। इस जो पर्सनल लॉ है, चार बीवियों को ब्याह करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसी को लाभ लेने के लिए कोई अन्य धर्म क्या करता था, इस्लाम स्वीकार कर लेता था और एक से अधिक विवाह करता था। तो देखिए इस्लाम में 4 विवाह जो कॉन्सेप्ट है उसका नजरिया कुछ और ही था ना। जब ये आया था, इस्लाम जब आया था, चीजों का जब प्रसारण हो रहा था, 4 विवाह का कॉन्सेप्ट जो अरब कंट्रियों में था, वो कॉन्सेप्ट कुछ और ही था। उसको लागू करने के पीछे मकसद कुछ उसका सामाजिक दायित्व था, धार्मिक दायित्व था। पर वर्तमान में इसका लाभ लोग कैसे ले रहे हैं? एक अवसर के रूप में ले रहे हैं। तो बताइए, एक अवसर के रूप में ले रहे हैं। मान लीजिए एक से अधिक पत्नी रखना है, उसके लिए भी हो सकता है, उसके लिए विलासिता हो सकती है, वस्तु विलासिता की वस्तु भी हो सकती है ना। पर हो सकता है बहुत से एवज में है कि एक हिंदू किसी एक परिवार को दाम्पत्य सुख में आप अगर मान लीजिए वंश बढ़ाने के लिए नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए भी वो कर सकता है, तो ये बेनिफिट हो सकता है। पर इसे कुछ अवसर रूप से, तो देखिए इसका पर्सनल मुस्लिम लॉ का जो कॉन्सेप्ट उसका ताना बाना बिगड़ जाता है। और ये केस में प्रूफ भी हुआ है तो उसको वर्जित किया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग देखते हैं ना कि ये भी आपको देखने को मिला था, और इस पर मैंने चर्चा भी किया हूँ। सभी पर्सनल लॉ में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र सीमा समान नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता उम्र निर्धारित नहीं की गई है। तो यहाँ पर देखिए माहवारी अर्थात पीरियड लड़कियों को शुरू होता है, उसी समय निकाह, लड़की के निकाह की सही उम्र मान ली जाती है ना। जितने भी योग मान लिया जाता है, अर्थात दाम्पत्य जीवन शुरू करने के लिए योग मान। अब ये 9 साल में हो जाता है, किन्हीं को 10 साल में होता है, किसी को 9 से 10 साल में। बताइए, तो 9 से 10 साल में अगर किसी लड़की का विवाह कर दिया जाएगा किसी पर्सनल लॉ के आधार पर, तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए बच्चों से संबंधित जो बालिकाओं से संबंधित जो शारीरिक और मानसिक विकास की बात होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है, और इसका बाल विवाह भी बढ़ेगा इस प्रकार का। इसी के लिए देखते हैं अरब का शेख लोग जो आता है इस प्रकार के महिलाओं को अपने यहाँ खरीद के लेके जाता है, ताकि इन सब चीज़ों को पर्सनल लॉ के संदर्भ, ये सब देखिए केस स्टडी आ चुका, बहुत से ऐसे मामले आ चुके हैं। यह नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब हमारे सोसाइटी में आ चुका है। ये सब देखने को मिला है कि अरब के शेख लोग आते हैं और भारत के बहुत से ऐसे गरीब बच्चों को जिनकी पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो उनको है ना पर्सनल लॉ के तहत विवाह कर लेते हैं और उसको बाल विवाह के तौर पर लेकर जाते हैं, या तो अवयस्क भी जो महिला थी उसका भी। तो यहाँ पर ये समझिए इसका ताना बाना समाप्त खराब होता है। और साथ ही साथ देखिए भारत और अन्य धर्मों में क्या है कि 18 कम से कम 18 वर्ष लड़कियों का, 21 वर्ष। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी बातें की है कि 20 वर्ष से कम लड़कियों के शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते और पहले गर्भधारण में जच्चा बच्चा न था माँ जो बच्चे होंगे दोनों की अत्यधिक हानिकारक होती है। यहाँ पर मजहबी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और अधिकार और समानता का विषय है एक समान नागरिक संहिता। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे ना कि ये मजहबी नहीं है, देखिए हमेशा महिलाओं को है ना अपने हितों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। धार्मिक हित आपके अलग हो सकते हैं, धार्मिक विचार अलग हो सकते हैं, पर एक महिला के तौर पर आपके विचार क्या है यह सबसे अहम है। इसी में समझिएगा कि एक प्रश्न, एक जो समान नागरिक संहिता किन बातों को बात करता है, एक स्वास्थ्य की बात करता है, अधिकार की बात करता है, समानता की बात करता है। देखिए स्वास्थ्य मुस्लिमों में पर्सनल लॉ है, देखिए उनका अलग कॉन्सेप्ट था, पहले हुआ करता था, अभी भी है। पर जिस समय कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था उसकी आवश्यकता कुछ और थी, उसकी मांग कुछ और थी, और यह समाज के लिए क्या उस समय उपयोगी था, इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर आया गया था। पर वर्तमान परिदृश्य बहुत चेंज हो चुका है।
360 डिग्री चेंज हो चुका है। इसलिए जो पूर्व के जो निर्णय है, पूर्व के जो नीति निर्माण जो किया गया है, लॉ बनाया गया, उसमें कुछ संशोधन करके सबसे पहले स्वास्थ्य, अधिकार और समानता का विषय को शामिल करना होगा। और मैं खुली तौर पर ये बात बोल रहा, ये मुस्लिम वर्ग में लोगों को सोच विचार करने की जरूरत है। मुझे याद है, मैं पटना में कभी बैठा हुआ था किसी कोचिंग संस्थान में, वहाँ पर एक जब ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी ना, ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी, उस समय पटना में कहीं कोचिंग में गया हुआ था पढ़ाने, उसमें बैठा हुआ था। तो 3-4 मुस्लिम महिलाएं थी, बच्चियां थी, उनसे मैं पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो पता है आप लोग को ये चीज़ सोचने, और मैं उस दिन सोचा कि क्या महिलाएं स्वयं को सशक्त होते देखना चाहती है या नहीं। तो उनके द्वारा बोला, ये मेरा आंतरिक मामला है, ठीक है, आंतरिक मामला है, इसी में किसी दूसरे पक्ष को बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आपकी विचारधारा बहुत अच्छा है, यह आंतरिक मामला हो सकता है, पर इसके साथ साथ सामाजिक दायित्व आपका क्या है, आपको पता है सामाजिक दायित्व क्या है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो धर्म के बारे में बहुत सी चीज़ें बातें करने लगी, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। मैं सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जो मेरी महिला मुस्लिम जो महिला स्टूडेंट है, उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि धर्म है ना, धर्म एक आधार है, ठीक ना, धर्म एक आधार है, पर अधिकार आपका है ना, विकास है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को, लाइन को याद रखिएगा। अधिकार, धर्म एक आधार आपका है, पर अधिकार आपका विकास है। अगर आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, विकास प्राप्त करना चाहते हैं, तो धर्म के साथ उसको जोड़िए, उस आधार के साथ कि उसके पॉजिटिवनेस को बढ़ाया जा सके, नेगेटिवनेस को कभी नहीं। यहाँ पर मैंने उस बच्ची से एक बात पूछा था, तो वो मैं आज तक वो याद है मुझे। उससे पूछा था, क्या महिला के रूप में आप स्वयं को क्या देखती हैं, सशक्त देखती हैं। तो उनकी जवाब जानते हैं, उनका सिर झुक गया था। उनको भी पता है कि किस रूप से डिफॉल्ट है, कहाँ पर क्या सिस्टम में डिफॉल्ट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चीज़ें ऐसी है, अभी बहुत से मैं मुस्लिम महिला मेरे स्टूडेंट है, उनके द्वारा मैं बार बार जब भी बात होती है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उनको ना खुले तौर पर चीज़ों को करने नहीं दिया जाता है। इसके पीछे कहीं न कहीं उन आधारों को देखा जाता है जो लॉ में हमें वर्गीकृत कर दिया गया। एक आधार मान लिए हैं कि नहीं, यही सही है। पर यहाँ पर बात केवल एक समान नागरिक की बात केवल धर्म से ना होकर क्या है, स्वास्थ्य, अधिकार और समानता से। तो ये सब चीज़ें स्वयं से भी प्रस्तुत कीजिए। आप प्रश्न कीजिए कि आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद क्या यही आधार उन महिलाओं के साथ होगा। मान लीजिए 2 वर्ग की महिलाएं हैं, मान लीजिए एक हिंदू वर्ग या अन्य धर्मों के, या विश्व में अन्य धर्मों के मांग है, और एक अलग है मुस्लिम, या इस प्रकार का जो पर्सनल लॉ अपना मुस्लिम वर्ग ही है ना, इस प्रकार के रूढ़िवादियों को अभी तक भी लेकर चल रहा है। जो धर्म मान रहे हैं, अच्छी बात है, उनको मानना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर विकास की बहुत ज़रूरत है। अब मान लीजिए ये वर्ग की महिलाएं यहाँ पर तरक्की पाएगी, और इस महिलाओं का तरक्की यहाँ रहेगा, तो बताइए तुलना कैसे वे स्वयं को कभी सशक्त समझ पाएगी, कभी भी वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। हमेशा मानसिक तनाव में ये रहेंगी, मानसिक कुंठता के शिकार हो जाएंगे, और जो विकास होना चाहिए एक तरफी विकास होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा सामाजिक दायित्व यह निर्णय तय करने की जरूरत है कि हम इन महिलाओं के साथ है ना, इनको भी शामिल करें, कि महिलाओं में भी बराबर समानता रहे। तो इसलिए एक नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि यह केवल धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसी के बाद देखिए, एक बात यहाँ पे की गई है, अगर हम धार्मिक रूप से सही हैं, पर अलग अलग पर्सनल लॉ अलगाववादी कट्टरपंथी मानसिकता भी बढ़ाती है। और यह केवल रिसर्च पेपर में प्रूव भी हुआ। बहुत जगह आप देखते होंगे कि कोई भी पर्सनल लॉ, मान लीजिए हिंदू का ही पर्सनल लॉ अपना है, या मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ, या अन्य धर्मों का पर्सनल, पंथों का पर्सनल लॉ है, वो क्या करता है, अलगाववादी और कट्टरपंथी मानसिकता को डेवलप है कि हमको ना यही आधार सही लग रहा है। अरे इसके आधार भी दुनिया में, विश्व में बहुत से फूल हैं। मान लीजिए आप एक बगीचा, आपका घर का एक बगीचा है, बगीचा में आप बहुत प्रकार के फूल लगाए हुए हैं, ठीक ना, और आप उसको डेली सींचते हैं, डेली उस पर सेवा करते हैं उसके लिए, तो उसको जब भी कली आएगी, फूल खिलेगा, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल आपको नजर आएगा, है ना, ऐसा महसूस होता है ना। पर विश्व में इससे भी कहीं अधिक खूबसूरत खूबसूरत फूल है ना।
तो ये चीज आपको समझना होगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। जो भी पर्सनल लॉ है उनको लगता है कि क्या है कि जो जो हमारा लॉ है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वो सर्वश्रेष्ठता की नीति क्या करता है, किसी को अलगाववाद समझिएगा, अलग दूसरों से अलग कर देना। कट्टरवादी का मतलब यहाँ कि हमें ना इसी पर बल देना है, हमारे सिवा कोई और दूसरा बेहतर नहीं है। इसको उदाहरण रखिएगा, बगीचा और फूल वाला को उदाहरण लीजिएगा। आपका बगीचा आपके घर का, आपके मोहल्ले का सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हो सकता ना। इसलिए ध्यान रखिए, और विश्व में बहुत से ऐसे फूल हैं जो आपके घर में वो कभी हो भी नहीं सकते। जाइए तो प्रकृति के साथ मिल के तो देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत फूल है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा। अगर एक पक्षीय कभी विकास की हम बात करेंगे तो क्या होगा, वो एक रास्ते पर लेकर जाएगा और उसका केवल संकुचित और कट्टरपंथी विचारधारा स्वयं के प्रति, अपने लोगों के प्रति भरता जाएगा, दूसरे के प्रति हमेशा इस प्रकार नेगेटिव सेंस हमको डेवलप कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ समान विधान जो है क्या का, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्सेप्ट को पूरा करेगा। हम विविधता क्यों है, हम देखिए हर मुद्दे, विकास के मुद्दे पर विविधता को नहीं देखते हैं, और भी अधिकारों के मुद्दे पर विविधता नहीं देखते हैं, पर जैसे ही हम धार्मिक मुद्दे पर आते हैं ना, तो वहां पर हम मतांतर हो जाते हैं, अलग अलग मतों के साथ बढ़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि विश्व में एक भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर श्रेष्ठ विश्व में एक भारत हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताएं आड़े आ रही है। इसके लिए भी बहुत जरूरी है क्या करना है, तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए, हमको एक श्रेष्ठ भारत बनने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने के लिए इन चीजों को ना हमको थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण कट्टरता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद को बढ़ाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ न कुछ इस पर विषय, शोध विषय, स्वयं का आकलन करना चाहिए कि हम राष्ट्र के तौर पर क्या है। धार्मिक आधार पर आपका आचरण व्यवहार अलग अलग हो सकता है, पर राष्ट्र के तौर पर आपकी पहुंच क्या है, आपकी पहचान क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंडिया के भूमि से कहीं बाहर जाएंगे तो इंडियन कहलाएंगे ना, तो इंडियन का कॉन्सेप्ट क्या आपके नज़र में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। चलिए, उसके साथ साथ देखिए, विवाह में न्यूनतम उम्र, विवाह के अनुच्छेद, तलाक अर्थात तलाक का आधार, गुजारा भत्ता, गोद लेने का नियम, विरासत वसीयत के नियम, संपत्ति के अधिकार जैसे विषय सामाजिक न्याय और समान अधिकार के जुड़े हुए हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग को, केवल यह धार्मिक अधिकार नहीं है एक समान नागरिक संहिता, जो अनपढ़ लोगों द्वारा प्रसारित जो किया जाता है ना, जो बिना फीस का वकील बनते हैं, और प्लस जो ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पर ज्ञान से ज्यादा ज्ञानी बने बने फिरते हैं, उनके द्वारा ही ये सब चीजें बताई जाती है। पर एक न्यूट्रल रूप से अगर देखा जाए ना कि समान नागरिक संहिता अगर आता है देश में, तो क्या क्या फायदे होंगे देश को। एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत बनने के लिए अगर हम बतौर इंडियन के रूप में देखें, तो हमें किन मुद्दों से लड़ना है। देखिए, किन मुद्दों से लड़ना है कि हम समान अधिकार और सामाजिक न्याय को कितना बेहतर, और हमारे संविधान का मूल मंत्र क्या है, हम सामाजिक न्याय को लाए, समान अधिकारों को लाए। ये कहीं ना कहीं हम महिलाओं के संदर्भ में ये चीजें कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। और आज़ादी के 75 साल बाद धर्म मजहब जो है, भारतीय जो पुरुष है उसके मजहब के दौरान क्या है, ये सब चीज़ समान नागरिक संहिता कल्पना की थी, ताकि सबको समान और समान अवसर मिले। ये कब तक लागू होगा, ये चीज़ें समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और बातें की गई है, समान विधान का तुष्टीकरण के चश्मे से देखना बहुत गलत बात है। और सब जब तक हम संबंध को ड्राफ्ट प्रकाशित नहीं होगा, तब तक बस हवा में चर्चा होती रहेगी, लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते रहेंगे और भ्रम फैलाते हैं। यही सबसे बड़ा डिफॉल्ट इसके संदर्भ में है। हमें क्या करना है, समान नागरिक संहिता में अगर विरोध लोग कर रहा है भी करने दीजिए, हमको क्या करना है, एक ड्राफ्ट पहले तो लेकर आइए कि हाँ इसके बारे में क्या क्या, इसके पॉजिटिव बातों को तो लोगों के सामने रखिए ओपन प्लेटफॉर्म पर, तो इससे लोग पढ़ेंगे तो सरकार की मंशा को ही समझ सकेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ आज, आप इस चीज को मान लीजिए। आज मैं हमेशा आप लोगों को जो चीजें बताता हूँ, कहीं ना कहीं आज ना कल सही होता है ना। आज आप इस मामले में नेगेटिव हो सकते हैं, आने वाले कुछ वर्षों में स्वयं आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि एक तबका इतना विकसित हो जाएगा और एक तबका इतना कमजोर हो जाएगा, जहां पर है ना समानता लाने के लिए सरकार है ना मजबूर हो जाएगी। तो जहां पर सरकार लगेगा, सरकार को सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के लिए बहुत जरूरी है, तो किसी की बात वो नहीं सुनेगा, किसी भी धर्म विशेष का कितना भी विरोध क्यों नहीं होगा, वो क्या करेगा
कि बोलेगा नहीं चलो सामाजिक मान्यता लाना, सामाजिक न्याय को लाना है तो हम इसको लागू करते, तो ऑटोमेटिक ये है ना, बिना किसी बात को सुने हुए राज्य लाएगी। तो उसमें एक बार आप लोगों को बताया था ना कि राज्य जब भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाती है तो वो क्या करती है, अपनी मन की मर्जी के अनुसार काम करेगी। इसलिए वैसी स्थिति को कभी आने ही मत दीजिए। मैंने एक बात बताया था ना, आपको याद होगा, जो भी लोग पुराने वीडियो देखते होंगे, मैंने वहां बात बताई, राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में घुसने ही मत दीजिए। अगर आपका लग रहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उससे पहले ही सजग हो जाइए और राज्य को सूचित कीजिए कि भाई इस मामले में हमको एक नियम कानून चाहिए। तो क्या होगा कि राज्य आपके अनुसार नियमों को बनाएगा, न कि अपने अनुसार नियमों को बनाएगा। मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी ना पहले, तो जनसंख्या नियंत्रण अगर हम लोग स्वयं अपने स्तर पर कंट्रोल करते तो क्या कभी भी सरकार को जनसंख्या नीति बनानी पड़ती, बताइए? और उसके लिए बहुत से कंडीशन को डेवलप करना पड़ता, नहीं ना। वैसे ट्रिपल तलाक में देखते होंगे, ट्रिपल तलाक में क्या देखते होंगे, जब मान लीजिए महिला जो मुस्लिम महिला है या अपने अधिकारों की बात करते, पुरुष वर्ग जो मुस्लिम पुरुष वर्ग है इनको समझते, तो कभी भी जोर जबरदस्ती करके एक विधि लाया जाता, नहीं लाया जाता। क्योंकि उस समय ऐसा अधिकार जरूरी हो गया था कि समान मामले इतने आने लगे थे जहां पर पुरुषों द्वारा अति कर दिया गया था, मुस्लिम पुरुष के द्वारा। तो चीजें है ना, सरकार जब राज्य के संदर्भ में आती युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती है, और युक्तियुक्त प्रतिबंध हो सकता है पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी आपको लगे, पर वो जब लगाएगी ना तो अपने शर्तों पर लगाएगी। इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको कोई भी समस्या का समाधान कराना है पॉजिटिव वे में, तो अपने स्तर पर इसको मांग को उठाइए। तो स्वयं लोगों को उठाना चाहिए कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। उसके पॉजिटिव बात ये है, पब्लिक डोमेन में रिव्यू जब आएगा तो आप लोग सभी लोग दीजिए, तो वहाँ सरकार सुनेगी। नहीं तो मान लीजिए आज से 10 साल 15 साल अभी नहीं आती है, जब 10 15 साल 20 साल बाद समझिए कि ऐसा स्थिति उठ जाएगा जहां एक वर्ग की महिला तो सारे तरक्की के स्तर को प्राप्त कर लिए, और एक महिला किसी कारण सामाजिक दायित्व और ये सब चीज जो चर्चा की गई उसके कारण प्राप्त ही नहीं की गई। ये मान लीजिए 90% इनका प्राप्त रेट, इनका 20 से 30%। तो सरकार को तो सामाजिक न्याय कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ना, लोक कल्याणकारी राज्य। तो इस महिला को इसके लिए बराबरी करने के लिए क्या करना होगा कि इसको लाने के लिए कोई विधि विधान आपको ला देगा, एक समान नागरिक संहिता उसके लिए शर्त रख देगा, ये करना होगा, तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा। तो मान के चलिए आज न कल एक समान नागरिक संहिता आएगी, पर ये कब आएगी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन सब चीजों को कैसे समझते हैं, जनता कैसे समझती है, कहने का मतलब। तो इसके लिए बहुत सी चर्चाएं की जा चुकी, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बात बताए, ये आर्टिकल आप लोग को याद रखना चाहिए। जब भी मैं चर्चा करें इन सभी आर्टिकल के बारे में चर्चा किया हूँ, 14 क्या है, 15 क्या है, 16 19 21 25 क्या किस रूप से संबंधित है, सभी पर चर्चा मैं कर चुका। समान नागरिक संहिता देश में ऐसी दिशा दी जा सकती है जिसमें तलाक, विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामलों को सभी को समान साझा किया जा सकता है। अन्य मामलों को भी श्रम में, और देखिए इस सब मामले में भ्रम की स्थिति बचना होगा। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप या तो जो चीजें हैं ना, ट्विटर, वहां पर ज्ञान से ज्यादा है ना ज्ञानी बैठे हुए हैं। जितना ज्ञान नहीं, एक कोई बच्चा भी है ना जो अभी 10th कर रहा है वो अपना ज्ञान दिए जा रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ पर पूरा शोध बैठा हुआ करके लोग, अब मान लीजिए उसको समझ, वो ज्यादा बेहतर बताएगा कि आप बताइएगा, सोच के देखिएगा स्वयं में, और उसी को वायरल किया जाता है, क्लिप काट के निकाल के उसको वायरल किया जाए। अब बताइए ये जो बातें बोल रहे आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल है ना किसी राज्य के, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान ने क्या बातें बोली, मुस्लिम होके भी इनके बातों को मैं सुनता हूँ, इसलिए ना इनके बातों में विचारधारा एक अलग है। अलग क्या, विकासवादी विचारधारा है कि समाज को एक समान आधार पर देखना चाहते हैं। मैं भी ये चीज आपको बोलता हूँ हमेशा कि समाज को कभी न एक आधार पर तोलिए, उसके लिए दो पड़ला कभी मत लाइए, ना समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसी में इनके द्वारा बोला गया कि मुस्लिम भ्रांतियां फैलाई गई है जिसमें आप निकाह नहीं कर सकते हैं, आपके अंतिम संस्कार के परंपराओं में बाधा आएगी। उनको लगता है कि कहीं जो हिंदू परंपराएं हैं उस तरह कहीं न विकसित हो जाए, और उन अनपढ़ों नेताओं के द्वारा किया जाता है, अनपढ़ लोगों के द्वारा जो किया जाता है जिनके पर्सनल लॉ के बारे में पी भी पता नहीं है। सोच के देखिए, उन मौलवियों के द्वारा पूछा जाता है। देखिए अब बोलना नहीं चाहिए, सभी में अलग अलग डिमेरिट्स है, हिंदुओं में भी डिमेरिट्स है, मुस्लिमों में भी डिमेरिट्स है।
सोच के देखिएगा यहाँ पर आधार क्या है। आप देखिए कि कोई ऐसा मौलवी है जो पढ़ा लिखा मौलवी है, तो वो हर मुद्दों पर है ना बातें अपनी सजगता के साथ करेगा, हर चीज़ों को बातों को रखेगा, तो पहले उसके अपने चीज़ों को विचारधाराओं को समझेगा। पर जो अनपढ़ मौलवी जो बनता है, वो ऐसे बिना हाथ पैर की चीज़ों को मार्केट में फैलाएगा और आम लोगों को प्रभावित करेगा। जैसे सीए के मामले में आप लोग को देखने को मिला था, और सीए में क्या था आप सभी लोगों को पता है कि क्या किसी मुस्लिम भारतीय जो थे उनकी नागरिकता समाप्त हो गई फिर जब से ये लागू है? नहीं है। क्या कभी सरकार आप क्या जबरदस्ती निकाल के भगा दी है? नहीं। तो इसके लिए शाहीन बाग में कितने दिनों तक हड़ताल चला था, सोच के देखिएगा। क्या आने वाले समय में कभी सीए के मामले को मुद्दे को लेकर सरकार आपके घर से बाहर कर देगी? नहीं ना। पर प्रचार क्या हुआ था, आप जो वहाँ बैठा गया था धरना, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही ट्रिपल तलाक में, क्या ट्रिपल तलाक में महिलाओं का अधिकार, जो पुरुषों का अधिकार था, वो छीन लिया? यह अधिकार और भी क्या, मुस्लिम जो थी महिलाएं, वो क्या लगातार तलाक तलाक अपने जो पुरुष जो लोग थे तलाक देने के जो अधिकार जो थे, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुए? नहीं ना। जो उनके शादी करने का जो कार्यक्रम था, जो पद्धति थी, क्या वो उसमें कुछ प्रकार का रत्ती भरी बदलाव आया? नहीं ना। उसमें और भी मजबूती आएगी। क्यों? क्योंकि अब लोग सजग होकर कार्य करेंगे। अब जो वक्लवरी दिया करते थे कि फोन पर दिया करते थे, चिट्ठी पर भेजा करते थे, ट्रिपल तलाक तलाक बोल के जो तलाक दिया जाता था, और उसके बाद बहुत से ऐसे केस आए थे जिस पर मैं आपको चर्चा भी किया था। तो ये सब चीज समझने की जरूरत है कि बाधा कहाँ उत्पन्न किया जाए, भ्रांतियां कैसे उत्पन्न की जा रही है। ऐसे ही एक समान नागरिक संहिता है, जब तक ये ड्राफ्टिंग नहीं हो जाएगा, इस पर बहस नहीं होगी, तब तक हम इसे समझ ही नहीं पाएंगे इसका उपयोगी रूप क्या है। सोच के देखिएगा उपयोगी रूप क्या है, आकलन कीजिएगा, तो इसके मजबूत पक्ष को रखिए। साथ ही साथ शादी किसी भी तरीके से हुई हो, शादी से मिलने वाले अधिकार और कर्तव्य की समानता हो, विवाह की स्थिति न्याय समान हो, ऐसे कैसे सही सही कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिला का मामला हो तो कोर्ट अलग विधान का संदर्भ ले, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग और पारसियों लोग के लिए अलग। देखिए कितनी बड़ी यह बात, मैं जो अभी पिछले 20 मिनट 10 मिनट से बोल रहा हूँ, वही बात बोल रहे हैं कि अगर महिलाओं के संदर्भ में बातें जब की जाएगी तो न्यायालय क्यों आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक आधार लेगा, एक अन्य का लेगा, एक पारसी लॉ का आधार लेगा, एक महिला के जो अधिकारों की रक्षा करनी होगी। केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी है तो महिलाओं के लॉ से नहीं लीजिएगा। यहाँ बात करें, जब तक हम एक कानून नहीं लाएंगे तो महिला सशक्त नहीं हो पा रही, और जब हम अपने देश के आधी आबादी को सशक्त नहीं करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये जो आधी आबादी है ना, ऐसे ही डैमेज होता चला जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और इसमें भी आधी आबादी है, आधी आबादी है, तो आधी आबादी में 3/4 अलग अलग है, तो 1/4 महिला मुस्लिम महिलाएं हैं ना, उसको जब तक हम सशक्त नहीं करें तो ये आधी आबादी सशक्त नहीं होगी, वो अब विकास के मानक को तय नहीं कर पाएगी। इसलिए जरूरी है कि एक समान नागरिक संहिता को हम बेहतर तरीके से यूज करें, उसे उसे उसका लाभ ले सके, उसके लिए हम महिलाओं को सशक्त बेहतर तरीके से कर सके। यही बातें एक नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता में लागू होता है। जब भी बात की जाए तो इन आधारों को बताइएगा। और सभी देखिए यहाँ पर पर्सनल लॉ के रूप में बात की गई, हिंदू कानून में क्या है, ईसाई कानून में क्या, जो कि मैं पहले भी चर्चा किया, पारसी कानून में क्या है, मुस्लिम लोगों में। जब इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को मैं भेजूंगा, और अब तो मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट जो पिक्चर है वो भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग है ना ऐप पर भी दिया जाता है, ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और चीज़ें कवर कर लीजिएगा। चलिए, आपको ये सब चीज़ें पढ़ी पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, तो यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। जो जो बातें अंडरलाइन की हुई है उसे बस एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कितना मिनट हो गया? 63 मिनट हो गया। चलिए, बहुत से लोग बोलते हैं कम समय लीजिए सर, कम समय पर बताइए, मैं इतनी चीज़ों को विस्तार से चर्चा करूँगा, तो कम समय में कैसे होता है? और जो लोग बोलते हैं तो कभी कभी उन लोगों को हंसी भी आती है कि सर वीडियो को 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट रखिए। जब तक वीडियो का सारे डायग्राम नहीं समझा दूँ, सारी चीज़ों को नहीं कवर कर दूँ, कैसे कवर करूँ मुझे भी नहीं समझ में आता है। जो लोग बोलते हैं एक बार कम से कम आप भी एक बार वीडियो बनाइएगा तो समझ में आएगा कि समस्या कहाँ होती है। देखिए, ये जो मामला है, भारत की भूमिका का विस्तार का समय है। मैं G20 के मामले में भी चर्चा किया था, और विश्व जो भागीदार बन रहा है, विश्व में जो भारत की भागीदारी हो रही है, उसी के संदर्भ में है कि अब अवसर है,
अगले 5 से 10 साल तक ये भुनाने का अवसर है भारत की विदेश नीति को, भारत की विरासत को और भारतीय नेतृत्व को। क्योंकि देखिए यहाँ पर बातें की गई है, इसको समझने की जरूरत है। G20 के सम्मेलन में हम अपनी सारी बातें करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मेक इन इंडिया प्रोग्राम या इस प्रकार से जो भारत रिपोर्ट आया है जारी विश्व बैंक के रिपोर्ट में, वैश्विक प्रतिकूलता से निपटने के लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है। तो विश्व बैंक भी इस बात को मानता है कि नहीं, भारत जो दौर चल रहा है वो किसी न किसी नेतृत्व का दौर चल रहा है। तो नेतृत्व के लिए, विश्व नेतृत्व के लिए तो उसे हमें क्या देना होगा, सहयोग करना होगा। विश्व बैंक यह भी मानता है। तो उसके लिए देखिए बहुत से हर संभव प्रयास किया गया, क्योंकि बीते 8 साल में मेक इन इंडिया प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत तमाम नीतियां फलदायी सिद्ध हुई हैं। उसी में क्रय शक्ति समानता पीपीपी मोड पर हम क्या के विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी अनुकूल आर्थिक नीतियों का परिणाम रहा है। इन्हीं सभी योजनाओं के संदर्भ में यहाँ पर बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बोला है, क्या बोला है कि महामारी जो कोविड-19 आया था, गरीबी असमानता भारत से मिले साक्ष्य शीर्षक की जारी रिपोर्ट में कहा है क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा रिपोर्ट जारी किया है जिसमें महामारी, गरीबी, असमानता भारत से मिले साक्ष्य, एक भारत पे एक कॉन्सेप्ट लाया, एक रिपोर्ट लाया है, शीर्षक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उसने बात क्या किया। मैंने आपको क्या बताया था कि गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहायता से अधिक गरीबी के स्तर घटकर 0.8% पर आ गया। सोच के देखिए, ध्यान रखिएगा, एक संस्था विश्व का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भारत को 107 रैंक देता है। वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये बोलता है कि 0.8 के स्तर पर घटकर आ गया है केवल एक योजना से। तो बताइए, समग्र योजना लाया गया होगा गरीब कल्याण के लिए, तो क्या उससे रिजल्ट आए होंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कभी कभी आप लोगों को कि वैश्विक जो आंकड़े हैं ना उस पर बिलीव नहीं करना। भले हम लोग किताब में पढ़ लेना है, समझना, लिखना है, पर जब मेंस में लिखिएगा ना उसका नेगेटिव पक्ष को आपको जब भी पूछे तो उसको दमदार तरीके से लिखिए कि हमारा देश का आकलन कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया जाता है। हम क्षमताओं में जितना है ना उतना प्रोड्यूस नहीं किया जाता विश्व में। उसके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल लॉबी काम करता है, अदृश्य शक्तियां काम करता है। किसी को बर्दाश्त होता है नहीं कि एशिया का एक ऐसा देश है जो कभी सांप बसेरों का देश बोला करता था ना यूरोप के लोगों द्वारा, आज उसका प्रधानमंत्री भारतीय। इसको समझिएगा। और उसके जो इसरो का कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसके छाती पर चढ़ के है ना डांडिया कर रहा है इंडिया यूरोप के देशों पर, है ना। आप वो रक्षा क्षेत्र ले लीजिए, अंतरिक्ष क्षेत्र ले लीजिए, सुरक्षा के क्षेत्र ले लीजिए, इकोनॉमी के क्षेत्र में ले लीजिए, विकास डेवलपमेंट के क्षेत्र में ले लीजिए, आइडियोलॉजी के संदर्भ में ले लीजिए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर यूरोप के देशों पर कंट्री पर ना उसके छाती पर बैठ कर डांडिया भारत नहीं कर रहा है। बस उसे ना समझने की जरूरत है कि कभी भी बर्दाश्त होगा उन लोबियों को, सोच के देखिएगा। इसलिए रिपोर्ट है ना आपको अदृश्य शक्तियों का प्रयोग ज्यादा दिखता है। और कुछ जब जब अब है भारत रिलेट कर रहा है, हमेशा विरोध प्रदर्शन कर देता है। ठीक है भाई, तुम रिपोर्ट दे रहे हो दो, अब हम आंकड़ा देंगे ना, तो आंकड़ों को, तथ्यों को नहीं ना तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो भारत रिपोर्ट उसी में आया है शीर्षक। तो भारत में विश्व बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसने क्या बोला है कि घटा, यह आकलन 2004-5 से कोरोना काल वाले और 20-21 के बीच का है। तो देखिए इस दशक का है। निसंदेह कोरोना काल में गरीबी घटाने सरकारी प्रयासों को झटका लगा, किंतु यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना काल में बहुत सी चीजें बंद हो गई थी ना। आईएमएफ की रिपोर्ट संकेत देते हैं कि तालाबंदी में रोजगार छिन जाने और विस्थापित होकर गांव देहात पहुंचकर कामगार निराश्रित नहीं थे। सरकार सहायता ने भी उन्हें बड़ा सहारा दिया। अब भारत के कुछ पॉलिटिशियन यह बात बोलेंगे कि लोग रोजगार छिन गया। अरे विश्व की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी कोरोना में, अब भारत में एक भी भूख से लोग नहीं मरा था। सोच के देखिएगा, यह भारत जैसे जितनी क्षमता उससे कहीं ज्यादा काम किया उस दौरान। अब भारत के कोरोना कॉन्सेप्ट को है ना, जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को विश्व में सराहाया गया है। तो हम और आप पढ़े जैसे लोग ही इसको समझ पाएंगे, अनपढ़ लोग कैसे समझेंगे कि यार भारत किस स्थिति में भी है। तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत। वहीं पर नया भारत, मैंने आपको हाल ही में नरेंद्र मोदी का जो नया भारत कॉन्सेप्ट है, विजन जो है, उसके बारे में चर्चा किया। तो उसी में देखिए क्या है कि नया भारत 9 वर्ष वैश्विक कूटनीतिक शिखर पर होगा और सितंबर 2023 तक भू राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और संबंधित संगठन, संघाई सहयोग संगठन, शक्तिशाली आर्थिक समूह G20 नवंबर 2023 तक भारत की अध्यक्षता करेगा। तो इन सभी मंचों का अध्यक्षीय नेतृत्व भारत कर रहा है। तो देखिए बात यहाँ ये है ना
कि भारत को अब उतने हल्कों में नहीं लिया जाता। ये इतना ब्रॉड लेवल पर चीज़ें कवर हो चुका है ना कि अब लोगों को ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मेन तौर पर यही है। अब जब देखिए रसिया जैसे देश को, या तो जो विश्व का नेतृत्व है अमेरिका, रसिया यूक्रेन के मामले में भारतीय मुख की ओर देख रहा है कि भारत का मुख हट रहा है, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का जो नेतृत्व है वो कैसे इसको रिलेटेड कर रहा है। तो देखिए कंधे से कंधे मिलाकर रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है उनको यह बोला जा रहा है कि यह दौर है ना युद्ध का नहीं है सर। ऐसा कीजिए कि आपको है ना ये दौर समाप्त करना। ये देखिए कहाँ का थीम निकला था, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इस पर चर्चा भी किया हूँ। वैश्विक विमर्श का केंद्र रही जो यह युद्ध का दौर नहीं है, यह किस कमिटी का बैठक का है ना मेन थीम रहा था। जो जारी होता डिक्लेरेशन जारी होता है ना, उसमें ये बातें हूबहू लाइन को यूज किया गया था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैंने पूछा भी था, इसको बताया भी था। तो चलिए इसी संदर्भ में देखिए ध्यान देने की बात है कि हम अंतर्गतवा यही समझे कि भारत जो है ना अभी अवसरों को, वैश्विक अवसरों को अपने हितों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जल्द ही जो देश का नेतृत्व है ना अगले 10 से 15 साल इसी प्रकार रहा कि इन सब चीज़ों को समझ रहा है कि हमें क्विक, जैसे एस जयशंकर हर मुद्दे पर स्पष्ट बेपाक राय रखते हैं। और यही जरूरी है कि हम अन्य देशों के साथ ना आंख में आंख मिला के बात करें। ऐसा नहीं कि झुक के हम बात करें। तुम्हारा थ्योरी अलग होगा, नहीं हमारा थ्योरी अलग हो सकता है, दोनों को थ्योरी अलग हो सकता है, पर जब विचारधारा की बात आ गई ना तो दोनों हम लोग क्या करेंगे, एक मंच पर आके एक तरीके से बात करेंगे। इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि हम कैसे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आने वाले समय में भारत एक बहुत बेहतर विकल्प लेकर आएगा, आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए एक बजट में वित्त मंत्रालय का मासिक रिपोर्ट मध्य अवधि की चुनौती से निपटने की रणनीति तैयार कर रहा है। अगला जो बजट होगा इस क्षेत्र में कुछ बातें होंगी। आगामी जो बजट है 23-24 का जो बजट होगा, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन चीज़ों की विशेष चर्चा होगी। जिसमें क्या चर्चा होगी, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, ऊर्जा सुनिश्चितता के संदर्भ में चर्चा, युवाओं के कौशल विकास के संदर्भ। तो आने दीजिए बजट, तो हम लोग इस रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं जल्दी। और विकास दर के संदर्भ में देखिए 22-23 का जो पहली छमाही का अप्रैल सितंबर भारत का विकास दर 9.7% रही। वहीं पर विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत विकास दर अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। तो इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक ने कितना बदला है, क्या किया है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर आपका कवर हो गया होगा। एक न्यूज़ आपको यहाँ पर पीटी फैक्ट याद रखना है। व्हेल शार्क को बचाने की जागरूकता अभियान के दौरान केरल के तिरुवनंतपुरम में क्या किया गया है, सांगुमुगनम समुद्र तट पर विशाल गुब्बारे के सामने स्वयं सहायक आए हैं। वहां पर क्या किया, पृथ्वी पर इससे बड़ी मछली है, इसको पारितंत्र की अधिकतम ऊंचाई के संदर्भ में बातें की गई। तो देखिएगा पूछा जा सकता है शेख व्हेल शार्क को बचाने की जागरूकता अभियान किस तट पर प्रारंभ किया गया है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर। ध्यान रखिए समुद्री तट याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आपको पीटी फैक्ट कभी पूछे तो आप उसको कवर कर सके। एक पीटी फैक्ट यहाँ भी है, ओली के समर्थन में प्रचंड बने नेपाल के नए पीएम। ये तीसरी बार शायद वो बनेंगे, तीसरी बार देश के नेतृत्व संभालेंगे नेपाल का। तो ध्यान रखिएगा। आप लोग को ना लिस्ट याद रखना। प्रथम देखिए बीएसएससी के एग्जाम में पूछा था नेपाल के प्रथम पीएम कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रचंड ही जी थे, दहल जी ही, पुष्प कमल दहल प्रचंड ही थे प्रथम। तो ऐसे ही आप लोग को याद रखना, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कम से कम तो याद ही रखने चाहिए ना। तो याद रखिएगा तीसरी बार पीएम बनेंगे, तो ये भी प्रश्न आपसे आने वाले आगामी प्रश्न में पूछा जा सकता। और नेपाल के साथ मैंने कल ही संबंध आप लोग को स्पष्ट किया है, भाई रोटी और बेटी का संबंध है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चीज़ों को देखते हैं। देखिए मालदीव पर एक जो पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला यामीन है, उन पर 11 वर्ष की सजा दी गई है मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में। तो देखिए इन पर $50 लाख का जुर्माना लगाया गया, जमा करने का आदेश लगाया गया। साथ ही में 2013 तक राष्ट्रपति रहे हैं ये, 2013 से 18 के बीच में जो मालदीव है उनके। और एक देखिएगा समस्या केवल देखिए भ्रष्टाचार और इससे संबंधित मामलों में राजनीतिक जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो मान्यताएं हैं वो केवल भारत में ही नहीं, देखिए यहाँ पर भी है। अब देखिए जो व्यक्ति लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में नामजद हो, उसकी चर्चा रही हो, वो पार्टी का उम्मीदवार फिर राष्ट्रपति पद के लिए 2023 के महीने में होने वाले चुनाव जो है
उसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया गया। सोच के देखिए जनता कितनी मूर्ख होती है। सोच के देखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और सारे चीज़ों को लेकर ये नामजद व्यक्ति हैं। हालांकि देखिए मैं अपने देश के संदर्भ में बोल रहा, अगर कोई देश उनके संदर्भ में सुनेंगे भी तो चीज़ें नहीं समझिएगा आप लोग, दूसरे एंगल से नहीं समझिएगा। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भारत में यही पोजीशन है कि हम कितना भी करप्ट हमारा नेता रहे, हम उसका पुछ लघु करते हैं, हम उसकी जी हजूरी हजूरी करते हैं, उसको जिताने का हर भरकस प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हम उन लोगों को स्वच्छ लोकतंत्र में, और हम बाद में दावा करें हमारा सिस्टम करप्ट है, ये सब चीज़ें हम लोग दावा बाद में करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं है। देखिए फिर अफगानिस्तान में बातें हुई, महिलाओं को काम करने पाबंदी के बाद 3 एनजीओ को बंद कर दिया गया। बोला गया कि आप महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें नहीं करना है। उसी में देखिए पाबंदी लगाने पर तालिबान फरमान संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है। तो मैं तो समझता हूँ संयुक्त राष्ट्र चुप ही रहे इस सब मामले तो बेहतर रहेगा। जब आप चीज़ों को सही तरीके से मॉडरेट नहीं कर पाते हैं तो उस पर अधिकार भी आपका बोलने का नहीं रहता। अब अफगानिस्तान जब तालिबान आ चुका है तो जब जब जानते ही हैं कि तालिबान अपनी उन पुरानी चीज़ों को लागू करे जो पहले हुआ करती थी, तो शरिया लॉ को लागू करेगी। जब आप लड़ रहे थे 10 साल 15 साल तक लड़े उससे, जब वो वापस आ गई है, आप बीच में कुछ नहीं कर पाए, अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान को जहाँ था स्थिति उसी में छोड़ के चलाया, तो अब आप चुप होके आराम से चीज़ों को देखिए। क्या अधिकार हनन हो रहे हैं उस पर ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चुपचाप देखते रहिए। जो चीज़ें करनी होगी वहाँ की महिलाएं स्वयं कर लेंगी। अगर लड़ना होगा, अगर वहाँ की महिलाओं को लगेगा कि नहीं हम चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लड़ेंगे, या तो उनके पास विकल्प यही बचेगा लड़ के मरेगी, या अपने अधिकारों को प्राप्त करे, जैसे कि ईरान के मामले में देखने को मिल रहा है। इसलिए दोहरी चरित्र इन वैश्विक संगठनों की, वैश्विक नेताओं की देखने को मिलती है। देखिए अब इनको चिंता व्यक्त हो रहा है। चिंता क्यों व्यक्त कर रहे हो भाई? चिंता नहीं व्यक्त करने का है। चिंता व्यक्त कौन करेगा? भारत जैसे देश करेंगे, रसिया जैसे देश करेंगे, या तो अन्य भी देश करेंगे, या तालिबान खुद करेगा अगर इच्छा होगा उसको देने का। तो इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है ना, इन सब राष्ट्रों को ना एक तरीके से मुझे बस मिलता है ना, क्या बोलो, छोड़िए। चलिए नेक्स्ट हर कल फिर मिलेंगे। जो भी चीज़ें हैं कवर कीजिएगा। आज कोई की नोट, सभी पूर्ववर्ती न्यूज़ था, उसी को की नोट्स बना लेना है, कवर कर लेना, ऐड कर लेना। चलिए फिर कल हम लोग मिलेंगे। और देखिए आपका समय बचेगा आज के बाद से, जब भी आपका न्यूज एनालिसिस हो उसको अलग लिखने का समय नहीं लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।